चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है ना। ऑलरेडी एक चैप्टर अपन ने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में, और ये आपका सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पहले नाम समझते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? एक साथ, है ना, मतलब ग्रुप में काम करना, एक मतलब कलेक्टिवली काम करना, राइट, टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, है ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली ऑल द ऑर्गन्स, है ना, दे आर वर्किंग टुगेदर टू कंट्रोल अवर बॉडी, ऐसा बोल सकते हैं हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो इसमें दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक फिजिकली, या फिजिकली ना बोल के हम बोल सकते हैं उसको नर्वस सिस्टम के थ्रू, और एक होता है केमिकली, हॉर्मोन्स के थ्रू। और प्लांट्स में ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ मूवमेंट यानी फिजिकली होता है। मतलब फिजिकली मतलब मूवमेंट तो अपनी जगह पे रह के ही करते हैं, लोकोमोशन नहीं होता, बट केमिकली उनका हार्मोन सेक्रेट होता है, जैसे कि हमारे अंदर सेक्रेट होता है। तो प्लांट्स के पास मेनली हार्मोन्स ही हैं, क्योंकि मूव तो वो कर नहीं सकते, राइट। जैसे हमें कोई मार रहा है तो हम भाग सकते हैं, राइट, अपने आप को बचाने के लिए, बट प्लांट ऐसा नहीं कर सकते ना। हम पलट के मार भी सकते हैं, प्लांट नहीं मार सकते पलट के, राइट। तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन सिर्फ केमिकल टाइप का है, विच इज विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। बट एनिमल्स में दो टाइप का कोऑर्डिनेशन है, एक थ्रू नर्वस सिस्टम, एक थ्रू हॉर्मोन्स। वी हैव नर्वस टिश्यू, राइट। हम प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू पढ़ते थे, तो प्लांट टिश्यू में हमने कभी नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ा, है ना। इट डू नॉट हैव ब्रेन, उनके पास नर्वस टिश्यू नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। बट एनिमल्स हैव गॉट स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस टिश्यू। तो विद द हेल्प ऑफ दिस नर्वस टिश्यू भी हम अपनी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब ब्रेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। आप ठीक से बैठ पा रहे हो, ठीक से चल पा रहे हो, ठीक से खड़े हो, दौड़ पा रहे हो, है ना, ठीक से लिख पा रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, दिस इज ऑल कंट्रोल बाय ब्रेन। ठीक है। और इंटरनली जो केमिकल सेक्रीट हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, हॉर्मोन्स, है ना, दे कंट्रोल द इनर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो रही है, या ग्लूकोज का एक्सेस हो गया है ब्लड के अंदर, तो दोनों ही केस में हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं, और वो उस ग्लूकोज को लेवल पर लेकर आते हैं, ताकि आपके ब्लड में शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल कम या ज्यादा ना हो जाए। दोनों ही आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, राइट, बोथ कॉसेज डिसीज। शुगर का या ग्लूकोज का ब्लड में ज्यादा होना भी डिसीज है, कम होना भी एक तरह से डिसीज है। तो हमारे केमिकल हॉर्मोन्स ये इंश्योर करते हैं कि जब भी ब्लड में ग्लूकोज का क्वांटिटी बढ़े, तुरंत एक हार्मोन सेक्रीट होना चाहिए जो उस ग्लूकोज को वापस से सही लेवल पर ले आए। ये तो एक हार्मोन का फंक्शन हुआ। ऐसे हमारी बॉडी में और भी तरह तरीके के केमिकल फंक्शंस होते रहते हैं। दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, है ना, विच आर सेक्रेटेड बाय ग्लैंड। जैसे हमने एंजाइम पढ़ा था, है ना, एंजाइम वर आल्सो सेक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, है ना। वो जूस सेक्रेट करते थे, और जूस के अंदर एंजाइम्स होता था, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी ग्लैंड्स हैं, बट इनका खुद का कोई पाथ नहीं है। तो ये क्या करते हैं, उन वो ग्लैंड्स हार्मोन सेक्रेट कर देते हैं और ब्लड में डाल देते हैं। हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ हार्दिक। हाँ ये सर। श्रेया श्रीवास्तव पहुंची है क्या क्लास में? हाँ आ गई है। आ गई ना, उनकी मम्मी का कॉल आ रहा था। ठीक है, ओके। ठीक है। तो एक तरीका ये हुआ कंट्रोल करने का बॉडी के फंक्शंस को, बाय कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग इसलिए बोल रही है कि अकेला सिर्फ एक नर्वस सिस्टम या सिर्फ ब्रेन कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, है ना। ब्रेन से सारे आपके नर्वस, ये नर्व से आपके सारे ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट और रिसीव होते हैं, एक साथ वर्क होता है। ठीक है। अगर एक भी कोई चीज बीच में फॉल्टी हो गई, तो ये पूरा जो कंट्रोलिंग है ये खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर दिए, तो आपका ब्रेन कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। या अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा है, तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे किसी भी तरीके के स्टिमुलस को। स्टिमुलस मतलब क्या होता है? कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज,
इंटरनल चेंज बॉडी के अंदर होगा, एक्सटर्नल चेंज बाहर होगा। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये भी एक तरह का स्टिमुलाई है, बट कैसा स्टिमुलाई है? इंटरनल। नॉर्मल फंक्शनिंग थी, नॉर्मल फंक्शन करते करते हमें भूख लग गई, तो ये चेंज हुआ ना कुछ, दैट चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। अब क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही जनरेट हुआ है तो उसको इंटरनल स्टिमुलस बोल रहे हैं। हाँ, कोई बॉडी के बाहर जनरेट होता तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे एक बॉल आपकी तरफ आ रही है तो दैट इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या करोगे उसको देख के? या तो आप कैच करोगे और आप जानते हो कि कैच करना है, या तो आप झुकोगे। दोनों में से कोई एक काम करोगे ना। तो ये जो आपने काम किया है, आपको भूख लगी तो आपने खाना खाया, आपको प्यास लगी तो आपने पानी पिया। तो ये जो आप स्टिमुलस को देख करके एक्शन कर रहे हो, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स। तो इस पूरे टर्म को क्या बोलते हैं हम? रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। एक स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स देना। क्या बात है, एक स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स देना, ठीक है। रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, और ये हम तभी कर पाते हैं बिकॉज वी हैव ब्रेन, वी हैव स्पाइनल कॉर्ड, जिससे हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं। आप वही बॉल प्लांट के ऊपर फेंको, वो ऐसा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि उसके ऊपर क्या आ रहा है, तो स्टिमुलस को उसने रेस्पॉन्स नहीं दे पाया। बट ऐसा हर में नहीं होता। इस टाइप के एक्सटर्नल स्टिमुलस को प्लांट ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, बट प्लांट भी कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देता है, जैसे कि लाइट, है ना। द स्टेम ऑफ द प्लांट मूव टूवर्ड्स लाइट, द रूट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट। ये उनका तरीका है रेस्पॉन्स देने का। और फिर हमने कुछ प्लांट्स को देखा है ना, जो टच करने से बंद हो जाते हैं। टच मी नॉट वाला प्लांट है, सुई मुई बोलते हैं ना हिंदी में, लाजवंती बोलते हैं। और हमें तो उसको लज्जा आ गई ना, शर्म आ गई तो ऐसे छुप गई। तो ये तीनों नाम है उसके। तो आप उसको टच करोगे तो दैट इज ए स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स में वो अपनी लीव्स को क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो ये उनका तरीका है रेस्पॉन्स देने का, ठीक है। बट ऐसा कुछ प्लांट्स में ही होता है, नॉट ऑल प्लांट्स। इसलिए हम कलेक्टिवली यही बोलते हैं कि प्लांट्स के पास एक ही टाइप का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज थ्रू हॉर्मोन्स। तो जैसे हॉर्मोन्स हमारे अंदर सेक्रीट होते हैं, वैसे हॉर्मोन्स प्लांट्स में भी सेक्रीट होते हैं। उनके भी कुछ हॉर्मोन्स ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, और कुछ हॉर्मोन्स उनके ग्रोथ को रोकने के लिए होते हैं। क्योंकि कोई भी प्लांट या कोई भी चीज इनडेफिनेटली तो बढ़ती नहीं जाएगी। एक टाइम आएगा ना कि प्लांट की हाइट भी फिक्स होगी, वो प्लांट भी छोटा, मतलब एक हाइट पे आके, एक लेंथ पे आकर के फिक्स हो जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। तो जब तक उसकी ग्रोइंग स्टेज है तब तक ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट हो रहे हैं उनकी बॉडी में, और एक टाइम के बाद ग्रोथ इनहिबिटर्स सेक्रीट होने चालू हो जाते हैं, जो ग्रोथ को रोकेंगे। जैसे फल, पहले फूल था, फूल से फल बना, फल धीरे धीरे पहले कच्चा था, फिर पका ना, तो पकना मतलब उसका ग्रोथ रुकना हो रहा है। अब वो पक चुका है, थोड़ी देर में वो गिर जाएगा। ये हो गया उसका पूरा लाइफ साइकिल। तो ऐसा नहीं है ना कि वो फल बड़ा ही होते जा रहा है, कोई नहीं तोड़ रहा है तो बड़ा ही होते जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक समय आएगा कि जहां पे उसका ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर सेक्रीट हो चुके हैं प्लांट के अंदर। जब तक ग्रोथ आपके प्रमोटर्स आ रहे थे तो तब तक उसकी ग्रोथ हो रही थी, तो साइज में बढ़ रहा था, लेंथ वाइज, एरिया वाइज बढ़ रहा था। और जैसे ही ग्रोथ इनहिबिटर सेक्रीट होने चालू हुए आफ्टर सम टाइम, तब उसका ग्रोथ जो है वो रुक गया, ठीक है। ऐसा प्लांट के हर पार्ट के साथ होता है, ठीक है। तो हमको पहले जो पढ़ना है, इसमें दो दो पार्ट में पढ़ना है हमको, प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले हम एनिमल्स चालू करेंगे। एनिमल्स के अंदर दो पार्ट पढ़ेंगे, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम स्टार्ट कहां से करेंगे? नर्वस टिश्यू से, जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। टिश्यू चैप्टर का आखिरी पार्ट यही था ना, नर्वस टिश्यू। वहां हम बस न्यूरॉन पढ़ते थे, वो इस टाइप का आपको याद होगा अगर डायग्राम तो। एक ऐसा होता था साइटोन, याद है? साइटोन यानी कि सेल पार्ट। न्यूरॉन एक सेल ही है ना, नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी, न्यूरॉन, राइट। तो उस सेल का सेलुलर पार्ट ये होता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम्स होंगे, ये होता है ना सब सेल के अंदर, जो प्रोटीन सेक्रीट कर रहे होंगे। न्यूक्लियस होगा, जो उसकी फंक्शनिंग को डायरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब इसी सेल पार्ट से कुछ प्रोसेसेस निकलते हैं, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, दे आर नोन एज डेंड्रॉन्स। इन डेंड्रॉन्स में से और ब्रांचेस निकलती हैं, फाइन ब्रांचेस निकलती है, जो और फर्दर डिवाइड नहीं होती है, वो कहलाती है डेंड्राइट्स। ये अपन पढ़े हैं क्लास 9th में।
एक डेंड्रॉन या एक प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, तो ये आपका एक्सॉन क्योंकि बड़ा है तो अगर वो डैमेज ना हो जाए इसलिए उसको वो कवर्ड रहता है किससे, माइलिन शीट से या मेडुलरी शीट, दोनों नाम है इसके, माइलिन शीट या मेडुलरी शीट। ये होता है आपका एक न्यूरॉन। ठीक है, जिसका काम क्या है, मैसेजेस को ट्रांसमिट करना फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड फ्रॉम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टू वापस ऑर्गन्स, नॉट जस्ट सेंस ऑर्गन, ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे कि नोज में आपका एक रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर मतलब जो रिसीव करता है। अब हम होटल में आते हैं तो रिसेप्शन होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, वो आपको रिसीव करने के लिए बैठे हैं कि आप आओगे, आपको रिसीव करेंगे, कुछ हेल्प होगी तो आपकी हेल्प करेंगे, राइट। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो रिसीव करने वाले हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो इन स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे स्मेल आ रही है तो स्मेल एक तरह का स्टिमुलस हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल अभी स्मेल तो नहीं आ रही है। अब अगर कुछ बगल में बन रहा होगा कुछ अच्छा तो उसकी स्मेल आएगी। तो अब कुछ एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, एक तरह का एक्सटर्नल स्टिमुलस, तो ये स्मेल, अच्छे खाने की स्मेल गई नाक में, वहां था ये न्यूरॉन। इस न्यूरॉन ने उस स्मेल को कन्वर्ट किया इंपल्स सिग्नल में। वो इंपल्स सिग्नल साइटोन से एक्सॉन, और ऐसे और भी न्यूरॉन लगे होंगे। एक अकेला नर्व सेल तो ब्रेन तक कनेक्ट नहीं हो सकता, तो एक एक के बाद एक न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि वो मैसेज को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा सके। ठीक है, अब ये गया ब्रेन तक। अब इससे पहले अगर आपने उस खाने की स्मेल पहले ली होगी कभी, तो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि हाँ ये पनीर की सब्जी है ना, क्योंकि आपने पहले भी सूंघा है तो ब्रेन को याद है कि इसकी स्मेल कैसी होती है, तो द ब्रेन इंटरप्रेटेड दैट स्मेल। ठीक है, अब ये आ गया, एक पार्ट तो हो गया ना, मतलब मैसेज रिसीव हो गया बाय ब्रेन। अब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इसके बिहाफ में क्या करेंगे, वो भी मैसेज भेजेंगे, और वो मैसेज कहाँ आएगा, अलग ऑर्गन में, और वो होगा हमारा टंग, और मुंह में पानी आ जाएगा। तो मुंह में पानी आना मतलब ऐसे नहीं बोलते ना, वाकई में होता है ऐसा। और ये एक तरह का रेस्पॉन्स है टू द स्टिमुलाई। द स्टिमुलाई वाज द स्मेल ऑफ फूड एंड द रेस्पॉन्स वाज वाटरिंग ऑफ द माउथ। समझ रहे हैं? तो ये कहाँ आया, टंग में। टंग अलग ऑर्गन है, स्मेल तो नोज में गई थी, पर रेस्पॉन्स किस में आया, टंग में आया। समझ रहे? ऐसे ही आपने कोई गर्म चीज छू दी तो आप तुरंत अपना हाथ क्या करते हो, पीछे करते हो, पीछे ही करते हो ना, ऐसा तो फैलाओगे उसको, और पीछे ही करोगे, राइट। वो क्यूट थोड़ी ना है जैसे फैला दिए उसको। जैसे ही अगर अपना आपका हाथ किसी गर्म चीज में छुआया, सबसे पहला चीज क्या होता है, हाथ पीछे आता है, राइट। तो अगेन यहाँ भी वही चीज हो रही है, ये न्यूरॉन है आपके, अब यहाँ पे ये टच है, ये भी एक तरह का सेंस है ना आपका, टच। तो टच सेंस था, इस न्यूरॉन ने उसको सेंस किया, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि ये इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। कोई वाकई में स्मेल, ऐसे स्मेल ट्रैवल करके नहीं जाती इसके अंदर से ना, है ना, वो स्मेल को आपका नोज ही कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जस्ट लाइक जैसे अभी हमने आई में देखा था, आई में ऑप्टिक नर्व था, तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, या वहां जो रेटिना में जो सेल्स है उनका काम क्या है, वो उन इमेजेस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके नर्व को दे देते हैं, फिर ये नर्व लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो ट्रैवल होता है वो नर्व नर्व के अंदर इंपल्स सिग्नल भी ट्रैवल करते हैं। इंपल्स सिग्नल क्या होते हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब ज्यादा वोल्टेज वाले, हाई हाई वोल्टेज वाले सिग्नल्स नहीं होते हैं, बट दे आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, तो अगेन आपने टच किया, वो ट्रांसफर करके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आया। जो इस टाइप के सडन एक्शन होते हैं ना, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ये ब्रेन तक नहीं जाने का वेट करते, ये स्पाइनल कॉर्ड ही संभाल लेता है, क्योंकि ब्रेन का काम है सोचना। तो आप ऐसे लग के सोचोगे तो ना कि क्या करूं, हटाऊं कि रहने दूं, क्या करना चाहिए मुझे, ऐसा ना वो सोचेंगे, राइट। अगर इस टाइप का कुछ टच हमने किया है तो द रेस्पॉन्स शुड बी सडन, है ना, रेस्पॉन्स शुड बी फास्ट। तो अगर अपन ने ब्रेन को ये काम दिया कि बताओ क्या करना है, तो ब्रेन विल टेक टाइम, क्योंकि ब्रेन सोचेगा समझेगा फिर बताएगा कि हाँ हटा लो, उतने देर में तो हाथ जल जाएगा, राइट। तो इसलिए इस टाइप के सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फास्ट एक्शन लेता है,
और तुरंत आपका हाथ हट जाता है, पूरा हाथ हटता है, जबकि टच तो ये उंगली हुई थी बस। तो आप ऐसे छूते हो, अगर मान लो ये उंगली टच, तो आप ऐसे थोड़ा ना कर देते हो बस, ऐसा करते हैं क्या कि ये उंगली गलती से टच होगी तो ऐसा बस कर देते हैं? ऐसा नहीं होता, आप तो पूरा हाथ पीछे करते हो। जबकि गर्म तो सिर्फ इस उंगली को लगा था, तो पूरा हाथ क्यों पीछे आया? क्योंकि जो सिग्नल आया है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, वो इस उंगली में नहीं आया, वो एक्चुअली यहाँ के मसल्स में आया है ना, यहाँ के मसल्स में आया कि हटा हाथ, तो हटा दिए पीछे। समझ ना, मसल्स के पास आया सिग्नल। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अल्टीमेटली द मसल सिग्नल रेस्पॉन्स, यहाँ टंग में भी क्या है, मसल्स ही है, जिसने सेक्रीट किया, यहाँ हटाया। तो अल्टीमेटली द मसल्स आइदर सेक्रीट्स और द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू गिव द रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। समझ रहे हैं? ये सब नर्वस कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोग को। ठीक है, हम पहले एनिमल का जो पढ़ने वाले हैं वो पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन ही पढ़ेंगे। विल स्टार्ट विथ नर्व्स। वहां हमने बस इतना पढ़ा था कि न्यूरॉन का काम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहां हम टाइप्स भी पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन में अलग टाइप का न्यूरॉन होता है, मैसेज अलग टाइप का न्यूरॉन लेके जाता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अलग टाइप का न्यूरॉन है जो रेस्पॉन्स जनरेट करके भेजता है। तो 3 टाइप के नर्व सेल्स या 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। टाइप्स हम यहां पढ़ेंगे। देन विल स्टडी अबाउट ब्रेन, विल स्टडी अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा एनिमल वाले का। फिर एनिमल वाले का सेकेंड पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जहां पे हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन प्लांट्स, कुछ मूवमेंट्स पढ़ेंगे प्लांट्स के, एंड देन उनका भी केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो चलो पहले तो कुछ कॉमन पार्ट पढ़ते हैं कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ये तो दोनों के लिए कॉमन है डेफिनेशन। देन विल कम टू एनिमल पार्ट। ठीक है, चलो हेडिंग डाल दिया आप लोग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर का नाम। ओके, इसमें डेफिनेशन लिखते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन का मतलब लिखते हैं, या इस पूरे का मीनिंग समझते हैं ना। अच्छा, नीचे लिखना, कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर, कोऑर्डिनेशन इज द वर्किंग टुगेदर, coordination is the working together of the various organs. Coordination is the working together of the various organs, of the various organs, सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में, ऐसे रैंडमली वर्क नहीं कर रहे हैं ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस जा रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर रेस्पॉन्स आ रहा है, तो एक सीक्वेंस में हो रही है चीजें। ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, so as to produce, so as to produce, so as to produce a proper reaction to the stimulus, so as to produce a proper reaction की जगह रेस्पॉन्स भी लिख सकते हैं ना, दोनों का मतलब वही है, proper reaction to the stimulus, STIMULUS, रेस्पॉन्स या रिएक्शन टू द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का मीनिंग भी लिख लेते हैं नीचे अगले लाइन में लिखना, स्टिमुलस इज द चेंज, स्टिमुलस इज द चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट, स्टिमुलस इज द चेंज, स्टिमुलस इज द चेंज in external or internal environment of an organism, of an organism। किसी भी तरीके का चेंज अगर हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज अ स्टिमुलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन internal environment of an organism that initiates, that initiates, that initiates, initiate मतलब what do you mean by initiate? इनिशियल, इनिशियल से आया ना वर्ड इनिशिएट, तो इनिशियल का मतलब क्या होता था, स्टार्ट, पहले, है ना। तो इनिशिएट करेंगे यही,
कि ये इनिशिएट करेगा, ये स्टार्ट करेगा आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, दैट इनिशिएट्स response in the organism, that initiates response in the organism, that initiates response in the organism. मतलब स्टिमुलस आएगा तो ही आप रेस्पॉन्स करोगे ना, अगर स्टिमुलस नहीं है तो हमारा रेस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब अपन चलते चलते तो ना ऐसा ऐसा करते रहेंगे, है ना, बॉल आएगी तो ही ऐसा करेंगे ना, तो मतलब रेस्पॉन्स तभी जनरेट होगा जब स्टिमुलस आएगा, ठीक है। तो स्टिमुलस इज द वन विच इनिशिएट्स द रेस्पॉन्स। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो रेस्पॉन्स का भी एक लाइन लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखना, रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन। तो एक्शन जब तक नहीं होगा जब तक रिएक्शन थोड़ी ना होता है, ये तो अपने 9th में ही पढ़ा है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नहीं, तो जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिएक्शन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखे, रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। Response is the reaction of an organism to stimulus, ठीक है। तो पहले हमने लिखा कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं सो एज टू जनरेट अ रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, ताकि हम किसी भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स जनरेट कर सके। अब वही अगर आपका बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा होगा, तो वो बॉल आके आपको हिट कर जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। होता है ना, लोगों को जब पैरालिसिस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन में आप कुछ भी करो उनको कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि उसका उनका वो पार्ट का जो नर्व सिस्टम है वो सब डैमेज हो गया, खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में उस पार्ट का उस बॉडी का पार्ट कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई रेस्पॉन्स वो जनरेट ही नहीं कर पा रहा है टू दैट स्टिमुलस। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो पहले हमने ये डेफिनेशन लिखी, इसके अंदर जो दो वर्ड आए रेस्पॉन्स और स्टिमुलस, उसको अपन ने डिफाइन किया कि स्टिमुलस क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी टाइप का चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज स्टिमुलस। और उसके लिए जो रेस्पॉन्स यानी कि जो रिएक्शन हम देते हैं, दैट इज नोन एज रेस्पॉन्स, ठीक है। तो कलेक्टिवली अपन क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई, ठीक है। तो स्टिमुलाई होगा तो ही रेस्पॉन्स जनरेट होगा, रिएक्शन जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वो चीज हमारे हार्मोन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो डेफिनेशन है ये ना ही सिर्फ नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए है, इट इज ऑल्सो फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन। ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ही इंसुलिन सेक्रीट होगा, वरना नहीं। समझ रहे हैं? तो स्टिमुलस क्या था, इंटरनल ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, वरना अभी तक तो ग्लूकोज का लेवल शुगर ब्लड में नॉर्मल था, बट अचानक से बढ़ गया। आपने शायद मीठा खा लिया होगा, या आपने टेंशन ज्यादा ले लिया होगा कि कल पेपर है मैं पढ़ी नहीं हूं, तो टेंशन हो गया, तो टेंशन से शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी का। तो तुरंत पैनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन सेक्रीट कर देता है। शुगर नहीं हो जाती, शुगर तब होगी जब पैनक्रियास इंसुलिन सेक्रीट करना बंद कर देगा ना, या पैनक्रियास से जो इंसुलिन सेक्रीट हो रहा है उससे ग्लूकोज कन्वर्ट होना बंद हो जाए। राइट नाउ अगर आज आपने कुछ मीठा खा लिया तो भी तो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ना, बट वो मेंटेन हो जाता है बिकॉज पैनक्रियास इंसुलिन सेक्रीट करके उसको लेवल पे रखता है हमेशा, ठीक है। बट जब बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है तो कुछ लोग अभी आप देखते होंगे जिनको डायबिटीज है वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, हर दिन एक इंजेक्शन लेते हैं, मतलब वो खाना खाने से पहले एक इंजेक्शन लेते हैं फिर खाना खाते हैं, क्योंकि वो फिर वहीं से ही ज्यादा फास्ट वर्क करता है, क्योंकि अल्टीमेटली द फूड इज गोइंग इन द एब्डोमेन रीजन ओनली, तो सीधा वहीं पे करके इंसुलिन सीधा वहीं के ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है। ठीक है, ये काम होता है आपके इंसुलिन का, वो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कि कई बार ऐसा ना हो कि ग्लूकोज की कमी हो जाए तो क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, पर वो इंसुलिन नहीं करेगा, लेकिन इंसुलिन का काम तो फिक्स है ना। तब फिर एक और आपका हार्मोन होता है, उसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। वो ग्लूकेगॉन उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा अगर आपके बॉडी के या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो चलो टाइप्स ऑफ स्टिमुलस लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, there are two types of stimuli, there are two types of stimuli. First external
फर्स्ट एक्सटर्नल, हाइफन डाल के इसके बारे में लिख भी लो एक लाइन, एक्सटर्नल हाइफन डाल के लिखना, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स such as heat, light, sound, water, wind, etc. साउंड भी एक तरह का स्टिमुलस ही है ना। आप चल रहे हो, अचानक से आपको इधर से किसी ने चिल्ला दिया तो आप तुरंत इधर पलट के देखे, तो ये हो गया ना रिस्पॉन्स। समझ रहे हैं क्या? और वही अगर आपका ये नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता तो आपको कोई वहां से चिल्लाता, आप उधर देखते। सुनिए, तो ये कोऑर्डिनेशन गलत हो गया, आपका बॉडी ने कोऑर्डिनेट गलत किया और आपने वहां देख लिया, जबकि आपको साउंड जो स्टिमुलस था वो इधर से आ रहा था, तो आपका रेस्पॉन्स इधर होना चाहिए था, राइट? तो ये भी एक तरह का रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, ठीक है। हाँ, वाटर, विंड एक्सेट्रा, ये सब आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस के एग्जांपल्स हैं। देयर कैन बी मेनी, कुछ भी हो सकता है ना, और भी, जैसे बॉल आ रही है तो बॉल भी तो स्टिमुलस है, वो भी तो एक्सटर्नल ही है, ठीक है। ओके, सेकेंड लिखेंगे इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई हाइफन डाल के, इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, इंटरनल है, इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, इट अकर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिख लो, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा, हंगर भूख, हंगर, थर्स्ट प्यास एक्सेट्रा, ठीक है। ठीक है, तो जो अभी हमने जो डेफिनेशन लिखी है दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ प्लांट्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेन हेडिंग डालेंगे, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, बड़ा हेडिंग रहेगा ये, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है। ओके, इसमें नीचे लिखेंगे, इन एनिमल्स, इन एनिमल्स, इन एनिमल्स control and coordination of body functions, control and coordination of body functions is done by two ways, is done by two ways, control and coordination of body functions is done by two ways. First लिखना, A, nervous coordination, nervous coordination, हाइफन डाल के एक लाइन इसके बारे में लिखेंगे, बाकी इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन हाइफन डाल के लिखना, here specialized cells called neurons, here specialized cells called neuron, specialized cells called neuron are organized to form, are organized to form a nervous system, are organized to form a nervous system. तो अभी अपन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, पहले न्यूरॉन पढ़ेंगे फिर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें अपन तीन टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, ठीक है। चलिए सेकेंड लिखना, बी, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है हार्मोन से। दोनों के बारे में एक लाइन लिख रहे हैं, फिर अपन पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन में लिखना,
there is a endocrine system, there is a endocrine system, endocrine system, which is formed of endocrine glands, which is formed of endocrine glands, जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, जितने भी हैं, दे आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एंड दीज आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. इनका एक नाम और है, ब्रैकेट में लिखना, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स. डक्ट मतलब समझते हैं, एक पाथ, डक्ट है ना. जनरली जिन जगहों पर सेंट्रलाइज कूलिंग होती है ना, जिन बिल्डिंग्स में सेंट्रलाइज कूलिंग होती है, वहां क्या होता है, छत में एक बड़ा सा जंबो कूलर होता है, 2-3 होगा, है ना, और वहां से जो हवा निकलती है वो अलग अलग रूम में डक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं. हर रूम में एक वो डक्ट ओपन हो रहा होगा, है ना, वो एल्यूमिनियम का पूरा डक्ट होता बना रहता है, और यहाँ पे आके वो ओपन होगा और वहां जाली लगी रहेगी, तो वहां से हवा आती रहती है. तो कूलर अल्टीमेटली एक जगह चल रहा है, बट उससे हवा हर रूम में पहुंच रही है विद द हेल्प ऑफ दैट डक्ट. डक्ट का मतलब क्या होता है, एक पाथ, तो वहां से हवा जा रही है, डक्ट, है ना. तो डक्टलेस का मतलब क्या है, डक्ट तो समझ गए, लेस मतलब विदाउट, है ही नहीं, डक्ट नहीं है. मैंने आपको कहा ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद का पाथ नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को ब्लड में सेक्रेट कर देते हैं. फिर ये ब्लड जाता है टारगेट ऑर्गन के पास, और टारगेट ऑर्गन मतलब जहां पे ये एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन काम करेगा, और ये ब्लड उसको वहां तक पहुंचाएगा, और वहां जाके वो पर्टिकुलर फंक्शन करेगा. जैसे ग्रोथ हार्मोन की जरूरत तो बॉडी के हर पार्ट को है ना, पर ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है ब्रेन में. हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड. वो ग्रोथ हार्मोन नाम का हार्मोन सेक्रेट करता है. पर ग्रोथ सिर्फ ब्रेन का तो नहीं होना है, पूरे बॉडी पार्ट्स का होना है. तो एक ही चीज है जो हर बॉडी पार्ट में जा रही है, और वो है ब्लड. तो हॉर्मोन्स के थ्रू ये ब्लड के थ्रू ये हॉर्मोन्स हर बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा, एंड वहां जाकर के ग्रोथ करवाएगा. ये तो हार्मोन का काम स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि इंसुलिन अभी फ्री है तो कुछ और कर लेगा, ऐसा नहीं. उसका काम स्पेसिफिक है, वो निकलेगा भी तभी जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, उसके पहले वो सेक्रीट भी नहीं होगा, और सेक्रीट होने के बाद ग्लूकोज के लेवल को ठीक करके वापस से उसका काम खत्म हो जाएगा, राइट. तो अल्टीमेटली हॉर्मोन्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, वो एक टारगेट ऑर्गन के पास जाके अपना काम करेंगे, ऐसे कहीं पे भी नहीं, ठीक है, और उनको वहां तक पहुंचाएगा कौन, ब्लड. तो क्योंकि इनके पास खुद का डक्ट नहीं है, इसलिए इनका एक और नाम क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स. ठीक है, तो क्या लिखिए, एंडोक्राइन सिस्टम विच इज, या विच इज formed of na, हाँ, which is formed of endocrine glands, which secretes a chemical called hormones, which secretes a chemical called hormones. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं प्लांट एनिमल्स में फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, दोनों को कंबाइनली कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. एक लाइन नीचे लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना. द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, द नर्वस सिस्टम and endocrine system, the nervous system and endocrine system collectively form the neuroendocrine system. नाम पड़ गया इसका, दोनों का मिला के, न्यूरॉन से न्यूरो आया, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरो हाइफन देके एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें दोनों आ गए है ना. एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स भी आ गया, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम भी आ गया. ठीक है, क्लियर है ये. चलिए नेक्स्ट हेडिंग, ए करके डालना है ना. ए के अंदर अपन पूरा नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, तो ए, सीरियल नंबर आप ए डाल लो, है ना. ए, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जिसका सबसे मेन पार्ट कौन है, न्यूरॉन. न्यूरॉन नहीं होते तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का भी कुछ काम नहीं होता.
क्योंकि ये न्यूरॉन ही है जो मैसेज को पहुंचा रहे हैं ब्रेन से मतलब ब्रेन से ऑर्गन तक, ऑर्गन से ब्रेन तक। तो सबसे पहला है नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे अ न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, न्यूरॉन इज अ structural and functional unit of nervous system. Neuron is a structural and functional unit of nervous system. Full stop. It is the longest sized body cell. Largest नहीं बोलेंगे, longest. It is the longest sized body cell found in humans. It is the longest sized body cell found in human. Full stop. It is formed of three parts. It is formed of three parts. It is formed of three parts. अभी स्ट्रक्चर देखिए ना, क्या क्या तीन मेन पार्ट है, साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट साइटोन, साइटोन इसके बारे में लिख भी लेते हैं, फिर सेकंड थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। साइटोन हाइफन डाल के लिखना। इट इज कॉल्ड सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड सेल बॉडी, साइटोन CYTON, इट इज कॉल्ड सेल बॉडी एंड ऑफ वेरिएबल शेप। तो नहीं लिख रहा है क्या? तो लिखेगा ही नहीं अब। हाँ, तो यहां से चालू कर दे भाई, साइटोन से। ये तो नया लिखवा रहा है ना, मतलब एक कहीं एक वर्ड छूट गया तो अपन क्लास में लिखेंगे नहीं पूरा। ये किस टाइप का दिमाग हुआ? हाँ, क्या लिखे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल बॉडी एंड ऑफ वेरिएबल शेप। वेरिएबल शेप मतलब शेप फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है शेप। वेरिएबल शेप, फुल स्टॉप। इट हैज अ लार्ज सेंट्रिक न्यूक्लियस, it has a large centric nucleus, it has a large centric nucleus with nucleolus, with nucleolus। ये न्यूक्लियस के अंदर होता था ना, ये आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन फाइबर्स होते थे, क्रोमोसोम्स। याद आ रहा है? जिस जो ह्यूमन में 46 यानी कि 23 पेयर होते थे। तो तीन पार्ट होते थे न्यूक्लियस के, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस जो आपका अंदर डार्क कलर का बॉडी है, दैट इज न्यूक्लियोलस। इसके अंदर नहीं दिख रहा है, ये तो पूरा न्यूक्लियस ही है। इसको आप समझ लो कि इसको मैंने जूम कर दिया तो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियोलस, जिसका काम है आरएनए बनाना। क्या बनाना? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका काम है राइबोसोम्स बनाना, जिसका काम है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम्स होते थे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अवर सेल। ठीक है, तो आरएनए इंश्योर करता है कि राइबोसोम्स बनते रहे बीच बीच में और प्रोटीन का सिंथेसिस चलता रहे। ठीक है, ओके, विथ न्यूक्लियोलस, फुल स्टॉप। it has small sized, it has small sized nasal granules, NISSL apostrophe S GRANULES, NISSL apostrophe S granules। ये आपने एक और नाम इसका पढ़ा है क्लास 9th में, वो था RER। याद है RER? रफ एंडोप्लाज्मिक। उसका नाम यहाँ पे नेजल ग्रैन्युअल है, बाकी है वो RER ही। क्या होता था RER? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी राइबोसोम्स ही होते थे, राइबोसोम्स के कारण ही तो रफ था वो, और उनका काम अगेन क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इट हैज स्मॉल साइज नेजल ग्रैन्युअल, ब्रैकेट में RER लिखना आपको याद रहेगा, विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, विच हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस।
which help in protein synthesis, which help in protein synthesis. Full stop. Numerous mitochondria, numerous, large in number, numerous mitochondria, spelling याद है? MITOCHONDRIA, ये क्या कहलाते थे? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एनर्जी की जरूरत तो हर सेल को है। इसको क्यों जरूरत है? क्योंकि इसको मैसेज को आगे भेजना है, रिसीव भी करना है, आगे भी भेजना है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दोज नर्व इंपल्सेस, इसलिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी, numerous mitochondria to provide energy, to provide energy for conduction of nerve impulses, for conduction मतलब पास करना, for conduction of nerve impulses, ये वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व इंपल्सेस। ठीक है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। तो ये काम आपके साइटोन का हुआ। चलिए सेकेंड पार्ट लिखना, 2 डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, एक साथ ही लिखेंगे दोनों को, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। हाँ, इसमें लिखना, ये क्या बताया था मैंने कि ये अलग अलग नर्व प्रोसेसेस होते हैं। जो छोटे वाले हैं वो सब आपके डेंड्राइट्स डेंड्रॉन्स हैं, बड़े वाले को अपन एक्सॉन नाम दे देते हैं। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें, दीज आर वन और मोर स्मॉल साइज, these are one or more small sized, these are one or more small sized nerve processes, nerve processes, PROCESSES, one or more small sized nerve processes. Stop. These are always branched, these are always branched, बस इतना ही तो है। अगला फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट टाइम चालू हो गया। अरे जो मैं एक बार डिक्टेट करता हूँ उसको एक बार मन में बोला करो, तो याद रहेगा, आपके मन में चलता रहेगा वो चीज। पर यहाँ तो दिमाग कहीं और रहता है ना। हाँ, दीज आर ऑलवेज ब्रांच्ड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दीज आर वन और मोर स्मॉल साइज्ड नर्व प्रोसेसेस, फुल स्टॉप, दीज आर ऑलवेज ब्रांच्ड एंड नॉट कवर्ड बाय, and not covered by medullary sheath, medullary sheath, SHEATH, माइलिन शीथ भी लिखा रहता है कुछ कुछ बुक्स में ना, मेडुलरी शीथ, क्योंकि छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं तो इनको कवरिंग की जरूरत नहीं है बाहर एक्सटर्नल, दे आर नॉट कवर्ड बाय मेडुलरी शीथ, फुल स्टॉप। they receive the information, they receive the information, इनका काम क्या है वो लिख रहे हैं ना, they receive the information, देखिए अल्टीमेटली आपके सेंस ऑर्गन से डेंड्राइट्स ही कांटेक्ट में है। ठीक है, मतलब स्किन का जो ये पार्ट है जिस जो आपने टच किया, तो सबसे पहले सेंस कौन करेगा? डेंड्राइट्स, फिर ये उसको इंपल्स में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा। ठीक है, तो क्या लिखे, दीज रिसीव द इंफॉर्मेशंस, these receives the informations from the receptor cells, from the receptor cells, receptor cells वही जो स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, from the receptor cells, एक तो ये काम हो गया रिसीव करना, कॉमा कॉमा डालो, और क्या काम है, इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इनिशिएट द, अगेन इनिशिएट मतलब स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाएंगे, इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और क्या काम होगा,
फिर भेजना भी तो है, पहले स्टिमुलस रिसीव किए, उसको चेंज किए पल्स इंपल्स में, और फिर उसको भेज दिए साइटोन के पास। ये सब चीजें यहीं पे हो रही है ना, तब आया साइटोन के पास, फिर साइटोन उनको भेजेगा एक्सॉन के पास। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, इनिशिएट द इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड थर्ड फंक्शन इसका कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन एंड कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन, कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन। अब साइटोन के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उस एनर्जी को यूज करके उसको एक्सॉन को दे देगा। देखो डेंड्राइट और एक्सॉन का एक मेन डिफरेंस क्या है, डेंड्राइट साइटोन को इंपल्स देता है और एक्सॉन साइटोन से इंपल्स लेता है। ये इंपल्स सिग्नल दे रहा है, ये इंपल्स सिग्नल ले रहा है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। और भी डिफरेंसेस हैं कि इसमें मेडुलरी शीथ है, इसमें नहीं है। ये छोटे छोटे प्रोसेसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। एक प्रोसेस लंबा हो गया, दैट इज एक्सॉन, बाकी सारे प्रोसेस छोटे छोटे ही थे, दैट इज डेंड्राइट्स। ठीक है, क्लियर है फंक्शन डेंड्रॉन्स डेंड्राइट्स का। तो 3 फंक्शन अपन ने लिखा, दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर सेल्स, देन इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड देन कंडक्ट इट टू साइटोन। क्लियर है तीनों फंक्शन। चलो नेक्स्ट, एक्सॉन, थर्ड एक्सॉन। एक्सॉन हाइफन डाल के, it is largest sized nerve process, it is largest sized nerve process and is always single, and is always single, मतलब एक ही नर्व प्रोसेस बड़ा होगा। इट इज ऑलवेज एंड इज ऑलवेज सिंगल। क्या लिखे, इट इज लार्जेस्ट साइज्ड नर्व प्रोसेस एंड इज ऑलवेज सिंगल, फुल स्टॉप। इट मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड, it may or may not be branched, it may or may not be branched and are covered by medullary sheath, and are covered by medullary sheath। ऊपर लिखें कि not covered by medullary sheath, covered by medullary sheath, and are covered by medullary sheath। ऊपर लिखा हुआ है medullary sheath का स्पेलिंग है ना, and are covered by medullary sheath, फुल स्टॉप। इसका फंक्शन क्या है कि ये भी कंडक्शन समझ रहे ना, पास करना। जैसे इसने कंडक्ट किया था नर्व इंपल्स को टुवर्ड्स साइटोन, ये अवे फ्रॉम द साइटोन। ठीक है, तो एक लाइन लिखना इसके लिए, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस। कंडक्ट का मतलब पता है ना आप लोगों को, हम पढ़ते हैं ना कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि इट विल कंडक्ट, इट अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। यहां भी कंडक्ट का मतलब क्या है, पास होने दे रहा है। ठीक है, तो इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन, अवे फ्रॉम द साइटोन, साइटोन से दूर। ये साइटोन के टुवर्ड्स था, ये साइटोन से अवे है। ठीक है, इट कंडक्ट्स द नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द साइटोन। हो गया, अब तो नहीं छूटा कुछ। फुल स्टॉप। चलो इसके एंडिंग में आते हैं। एंडिंग में आने के बाद क्या होता है ना, ये फिर से जाकर के किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा, ताकि मैसेज अगले न्यूरॉन तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि एक ही अकेला न्यूरॉन मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा ना ब्रेन तक, एक के बाद एक न्यूरॉन कनेक्टेड होंगे। तो अगला न्यूरॉन से वो कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में लिखते हैं, लिखेंगे, एक्सॉन फॉर्म्स अ स्वेलिंग, हाँ एक्सॉन में ही अंदर, एक्सॉन फॉर्म्स अ स्वेलिंग, स्वेलिंग SWELLING, मतलब वहां जाके एक्सॉन थोड़ा सा फुल जाता है। एक्सॉन
forms a swelling called synaptic knob. SYNAPTIC, synaptic knob, KNOB, synaptic knob at its ending, जहां पे एक्सॉन खत्म हो रहा है, at its ending, which comes very close to the dendron of next neuron, to the dendron of next neuron, to the dendron of next neuron. ठीक है, मतलब ये जो इसका स्वेलिंग है, ये अगले, यहां बनाया तो देखो, अगला जो आपका न्यूरॉन है वो ये है, उस न्यूरॉन का सेल पार्ट है ये, और ये उसका डेंड्रॉन्स निकला रहेगा, डेंड्राइट्स निकला रहेगा। तो ये जो स्वेलिंग है, ये उसके बहुत क्लोज आने के बाद ये जो सिनेप्टिक नॉब है, इस जंक्शन को अपन सिनेप्स बोलते हैं, और यहाँ पे एक केमिकल जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, वो सेक्रीट होता है, जिससे सिग्नल या जो इंपल्स है वो दूसरे न्यूरॉन तक मतलब वो टच नहीं होते हैं। एक न्यूरॉन इज नॉट टचिंग द अनदर न्यूरॉन, एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, एकदम क्लोज में है, बट बीच में गैप है। वो गैप को फिल कौन करता है? वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे वो सिग्नल उस केमिकल के थ्रू दूसरे न्यूरॉन में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। दिस क्लोज proximity of axon, this close proximity, PROXIMITY, this close proximity of axon of a neuron, this close proximity of axon of a neuron and dendron of another neuron. कौन दोनों क्लोज है आपस में? एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन। समझ रहे हो जो लिख रहे हैं? किसके दो, कौन दो लोग के बीच में क्लोजनेस है? एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन। दिस क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन is called synapse, is called synapse, SYNAP। कोई सिनेप्टिक का SYNAP ले लो, और वो सिनेप्टिक था ना, ये सिनेप्स है, तो SYNAP SE is called synapse। जंक्शन है एक तरह का, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोज हैं। ठीक है, सिनेप्स, फुल स्टॉप। अब सिनेप्स में हो क्या रहा है? फुल स्टॉप, लास्ट लाइन, एट द सिनेप्स, at the synapse, मतलब वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, कमा, the synaptic knob, वो जो सोलन वाला पार्ट है एक्सॉन का, सिनेप्टिक नॉब नाम दिया ना अपन इसको। the synaptic knob secretes a neurotransmitter chemical, secretes a neurotransmitter, एक ही वर्ड है पूरा, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल, न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल, which initiates an electrical impulse, which initiates an electrical impulse on dendron of next neuron, on dendron of next neuron, which initiates an electrical impulse on dendron of next neuron। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर तीसरा न्यूरॉन होगा तो दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन, अगेन सोलन एंडिंग होगा उसका, सिनेप्टिक नॉब, अगेन उसका एक्सॉन तीसरे
न्यूरॉन के डेंड्रॉन से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा और उस जगह को सिनैप्स बोलेंगे, और वहां अगेन सेकेंड न्यूरॉन का एक्सॉन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज करेगा, ताकि अगेन थर्ड न्यूरॉन के डेंड्रॉन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स इनिशिएट हो जाए और आगे बढ़ जाए। फिर तो डेंड्रॉन अपना काम करेगा ना, उसने इंपल्स लिया, वो आगे साइटोन को ट्रांसफर कर देगा, फिर साइटोन से एक्सॉन फिर ले लेगा। इस तरीके से मैसेज जा रहा है, बट ये बहुत फास्टली जा रहा है क्योंकि आप टच करके तुरंत हाथ पीछे करते हो ना। अब इतने सी देर में मैसेज चला भी गया, रेस्पॉन्स आ भी गया और हाथ हट भी गया। जस्ट इमेजिन कि ये कितना फास्ट हुआ है, समझ रहे हैं? हाँ, देख लो लाइटनिंग स्पीड से भी ज्यादा स्पीड है लगभग। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हुआ फर्स्ट वाला। मतलब अभी तो अपन वही कर रहे हैं, न्यूरॉन्स ही पढ़ रहे हैं, बट नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी अपन जो पार्ट पढ़े ना, ये अपना 9th वाला ही पार्ट था। ठीक है, जिसमें न्यूरॉन क्या होता है अपन ने यही पढ़ा है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ये हमारा 10th का पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन से। ठीक है, चलो, थैंक यू।